नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि 8 सितंबर को आपका रसायन शास्त्र का पेपर है, तो दोस्तों इसी रसायन शास्त्र के पेपर को आज ध्यान में रखते हुए आज दोस्तों हम रसायन शास्त्र के प्रश्न बैंक को हल करेंगे। दोस्तों, इसका हमने इकाई फर्स्ट बिलियन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप इन्हें जाकर देख सकते हैं। आज दोस्तों हम इकाई 2 जिसका नाम है विद्युत रसायन के दोस्तों प्रश्न पत्रों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक तैयार किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा। और दोस्तों पूरा पेपर दोस्तों इसी प्रश्न बैंक से ही बनेगा, इसलिए इस प्रश्न बैंक को आप अच्छी तरह से याद कर लें। दोस्तों एक एक प्रश्न इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक पेन कॉपी लें और इस पर सभी प्रश्नों को नोट डाउन करें। तो दोस्तों देखते हैं इकाई 2 के प्रश्न, जिसका इसका नाम है दोस्तों विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है, Zn+2 आयन तथा Cu+2 आयनों की में सांद्रता इकाई होती है, तो इस प्रकार की युक्ति को क्या कहा जाता है। दोस्तों बताना इस प्रकार की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न है Zn+2 आयन तथा Cu+2 आयनों की सांद्रता इकाई होती है, तो इस प्रकार की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बताना गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल, शुष्क सेल या दोस्तों तो दोस्तों इस प्रकार की इकाई दोस्तों इसको गैल्वेनिक सेल कहलाता है। दोस्तों सेल वो युक्ति होती है दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सेल कहलाते हैं दोस्तों। सेल दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल होता है और द्वितीयक सेल। प्रतिरोधकता का विलोम क्या कहलाता है। दोस्तों प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम क्या कहलाता है। दोस्तों प्रतिरोधकता का विलोम दोस्तों विशिष्ट चालकता कहलाता है, या दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसको आप याद रखना है दोस्तों। इसके बाद मोलर चालकता की इकाई क्या होती है। दोस्तों मोलर चालकता की इकाई बताना है, तो दोस्तों मोलर चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दोस्तों इसकी इकाई है। तीसरे का बी राइट आंसर है। चौथा प्रश्न पूछा गया जंग का सही सूत्र है। तो दोस्तों जंग का सही सूत्र है, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, Fe2O3 × XH2। दोस्तों जंग जो है इसको संक्षारण कहा जाता है। नमी और वायु की उपस्थिति में दोस्तों लोहे पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस क्रिया को दोस्तों जंग लगना कहते हैं। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और दोस्तों ये क्रिया ऑक्सीकरण संक्षारण कहलाती है। दोस्तों सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है। दोस्तों 5वीं में सेल स्थिरांक की इकाई पूछी है, तो दोस्तों सेल स्थिरांक की जो इकाई होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स, इसको आप याद रखेंगे। क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स। दोस्तों सेल स्थिरांक होता है L/A, और तो दोस्तों L जो होता है इसको L से ही लिखा जाता है। L का मतलब होता है दोस्तों सेंटीमीटर और बटे क्षेत्रफल को होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो दोस्तों ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो इसके बाद Zn+Cu+2 चार्ज आफ्टर रिएक्शन Zn+2+2 अभिक्रिया है। तो बताना दोस्तों ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया दोस्तों रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों वो अभिक्रिया कहलाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो दोस्तों इसमें Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 है यहाँ पे, और बढ़ करके +2 हो गई, जबकि Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 से घट करके क्या होगी 0 हो गई। तो दोस्तों इसमें Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और Cu का अपचयन हो रहा है, तो दोनों क्रियाएँ साथ चल रही हैं, इसलिए दोस्तों ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है। दोस्तों बताना 7वां में संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों संचायक सेल में जो प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है वो है दोस्तों लेड को दोस्तों सीसा कहा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। सिर्फ इसका संकेत होता है दोस्तों Pb। इसके बाद दोस्तों SHE के विभव का मान कितना होता है। SHE के विभव का मान बताना है, तो दोस्तों इसके विभव का मान होता है 0 वोल्ट। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों अभी हमने बताया था लोहे में जंग लगने की क्रिया ऑक्सीडेशन द्वारा होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है दोस्तों, हवा और नमी की उपस्थिति में धातु के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है दोस्तों, जैसे जंग लगना कहलाता है या जैसे संचारण कहता है। संचारण के कारण दोस्तों धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और धातु अपना अस्तित्व जो है वो दोस्तों खो देती है।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 10 था, चालकता सेल के इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी के इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो अभी हमने बताया था, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो कहलाता है सेल स्थिरांक कहलाता है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L होती है और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोस्तों A होता है, L/A। इन दोनों का रेशियो दोस्तों कहलाता है सेल स्थिरांक। और इसकी दोस्तों इकाई भी होती है, अभी हमने बताई थी, इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा में रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का विभव कितना होता है। दोस्तों विभव बताना है इसका 0 वोल्ट, 0 वोल्ट होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 वोल्ट। इसको आप याद रखें। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना दोस्तों इसे यस्दीकरण कहा जाता है, यस्दीकरण, या इसको दोस्तों अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, या गैल्वेनीकरण कहा जाता है, या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। दोस्तों लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने से क्या होता है, लोहे का संचारण नहीं होता है और दोस्तों जो है जिंक का संचारण होगा, जिससे कि दोस्तों लोहे की आयु बढ़ जाएगी और लोहा ज़्यादा समय तक दोस्तों टिका रहेगा। शीशा संचायक सेल में विद्युत अपघट्ट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों शीशा संचायक सेल में विद्युत अपघट्ट का प्रयोग किसका किया जाता है। तो दोस्तों शीशा संचायक सेल में विद्युत अपघट्ट का उपयोग H2SO4 अम्ल का किया जाता है। ये दोस्तों H2SO4 तेजाब कहलाता है, इसका उपयोग। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अत्यधिक आयनित होते हैं। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं वो दोस्तों कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। कौन से कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट। दोस्तों अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्ट में दोस्तों आते हैं HCl और H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये प्रबल विद्युत अपघट्ट वो होते हैं जो जलीय विलयन में दोस्तों पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। दोस्तों जब इनको जलीय विलयन में आयनित करेंगे तो दोस्तों H धनायन देंगे और Cl ऋणायन देते हैं, ये दोस्तों आयनित हो जाते हैं इस तरह। खाली जगह में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है ईंधन सेल होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इसको आप याद रखें। इसके बाद 1 मोल को Al में अपचित होने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसमें 3 फैराडे की आवश्यकता होगी। एक गलत CaCl2 से 20 ग्राम Ca को प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसमें 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। H2O2 या ईंधन सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है। तो इसकी दक्षता होती है दोस्तों 60 से 70%, 60 से 70% के लगभग इसकी दक्षता होती है दोस्तों, कैपेसिटी इसकी। दोस्तों 298 केल्विन पर 0.20 mkcl विलयन की चालकता 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर -1 है। तो इसकी मोलर चालकता कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी मोलर चालकता बताना है 9 में की। तो दोस्तों इसकी मोलर चालकता होगी 124, इसको ध्यान रखना आप। इसके बाद दोस्तों 10वां है, एक गैल्वेनी सेलों को जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन व मेथेनॉल आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों बताना, दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहा जाता है ईंधन सेल। ईंधन सेल दोस्तों कहलाता है जिसमें जो है जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और मेथेनॉल आदि ईंधनों का जो है दोस्तों दहन किया जाता है। तो दोस्तों इसी को ईंधन सेल कहलाते हैं। जैसे दोस्तों H2O2 ये जो है ईंधन सेल की तरह कार्य करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सत्य असत्य देखते हैं दोस्तों। इसके शीशा संचायक सेल की दोस्तों अनावेशित क्रिया 2PbSO4 2H2O Pb+2H2SO4 है। दोस्तों शीशा संचायक सेल की जो अनावेशित क्रिया PbSO4 लेड सल्फेट है, H2O पानी है, Pb लेड है, PbO2 लेड डाइऑक्साइड है और H2SO4 दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो दोस्तों बताना कि अनावेशित क्रिया दोस्तों गलत है, ये अनावेशित नहीं है, ये आवेशित क्रिया है। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। दोस्तों सही है, किसी विलयन की जो विशिष्ट चालकता है उसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और उसके आयतन की गुणनफल के बराबर होती है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये दोस्तों परिभाषा दी है किसी विलयन की दोस्तों विशिष्ट चालकता, ये किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और उसके आयतन, विशिष्ट चालकता कप्पा और दोस्तों आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। सत्य दोस्तों, जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 मोल खुला हो। चौथा है 25 डिग्री सेल्सियस पर एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर हाइड्रोजन आयन के संपर्क में हाइड्रोजन गैस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या करती है दोस्तों, निर्माण करती है। तो दोस्तों ये भी सत्य है।
अनंत तरुणता पर किसी विद्युत अपघट विलयन की आणविक चालकता का मान अनंत तरुणता पर उसके दोनों आयनों के चालकताओं के योग के बराबर होता है। कोरलास का नियम दोस्तों सही है। कोरलास का नियम होता है कि अनंत तरुणता पर जो चालकता होती है उनके दोनों धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता दोनों के योग के बराबर होती है। F2 गैस प्रबलता माक्षिक कारक है एवं फ्लोराइड आयन एक दुर्बल अपचायक है, ये बताना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों ये भी सत्य है। 8वां है पूछा कि दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं एवं दूसरे सिरे से निकल जाते हैं इसलिए धात्विक चालक का संगठन अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों ये सत्य है। गैल्वेनिक सेल एक वह अर्ध सेल होता है जिसमें ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकरण एनोड कहलाती है ऑक्सीकरण क्रिया एवं विलयन के सापेक्ष इसका विभव ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों ये भी सत्य है। 1 मोल MnO2 को Mn+2 में बदलने के लिए 3 फैराडे की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये गलत है। 3 फैराडे की नहीं, इसमें 5 फैराडे की आवश्यकता होती है। संक्षारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं इसका ऑक्साइड बन जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका ऑक्साइड बन जाता है और संक्षारण में जो ऑक्साइड बनेगा वो दोस्तों उसमें जो है जिसे जंग लगना भी कहते हैं। इसकी दोस्तों रिएक्शन इस तरह है, जैसे आयरन में देखते हैं लोग Fe+2O2 + XH2O, ये दोस्तों आयरन के जंग लगने की प्रोसेस है। तो दोस्तों इसके बनेगा Fe2O3 × XH2, ये दोस्तों जंग का सूत्र है। तो दोस्तों Fe के यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे और दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4 हैं तो यहाँ दोस्तों 3 और 1 4। तो दोस्तों ये X जल के अणुओं की संख्या X है। तो दोस्तों ये क्रिया कहलाती है ऑक्साइड। ये ऑक्साइड बना फेरिक ऑक्साइड। इसी ऑक्साइड के कारण दोस्तों जो है दोस्तों क्या होता है धातु पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिससे धातु क्या हो जाती है संक्षारित हो जाती है। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी का दोस्तों 1 मोल कॉपर से Cu का मिलना ये कहलाता है Cu+ से Cu का। तो दोस्तों ये कहलाता है अपचयन। अपचयन में दोस्तों क्या होता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। 1 मोल Fe2O3 से FeO से Fe2O3 इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई दोस्तों, तो ये कहलाएगी ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है ऑक्सीजन जुड़ जाती है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु है इसमें 3 हो गया। तो ऑक्सीजन जहाँ जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होता है और जहाँ जो है ऑक्सीजन निकलती है तो वो तो अपचयन हो जाता है। फिर दोस्तों 1 फैराडे का मान आपको पता ही है कि 1 फैराडे का जो मान होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। 1 फैराडे का मान 96,500 कूलाम होता है। इसके बाद दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं जो हमारे डैनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोरलास का नियम दोस्तों ये है λm अनंत तरुणता पर चालकता धनायन और ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होता है। द्वितीयक सेल क्या होते हैं दोस्तों? द्वितीयक सेल वो होते हैं, द्वितीय सेल के अंदर आता है दोस्तों सीसा संचायक सेल। और सेल स्थिरांक दोस्तों क्या कहलाते हैं? सेल स्थिरांक जो होता है वो होता है सेंटीमीटर स्थिरांक, इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर इन। तो दोस्तों ये सेल स्थिरांक का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है L/A। एक प्लेटों का क्षेत्रफल है और दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है दोस्तों सीसा संचायक वो सेल होते हैं जो दोस्तों एक बार डिस्चार्ज होने के बाद जो चार्जिंग प्रोसेस भी होती है दोस्तों, आवेशित भी हो जाते हैं और अनावेशित। द्वितीयक सेल दोस्तों इस प्रकार होते हैं। इस प्रकार एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर बताना दोस्तों। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अपचयन साथ साथ होती है दोस्तों, अभी मैं बताया था ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अपचयन साथ साथ होती है दोस्तों वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको आप याद रखें। दूसरा दोस्तों ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है तो दोस्तों वो कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल, इसको आप याद रखें। किसी चालक का विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, तो V समानुपाती I। ये दोस्तों नियम है ओम का नियम, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। V विभवांतर है और I है धारा। जब कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में रखा जाता है तो रखा जा सकता है दोस्तों जो कॉपर सल्फेट है वो उसको जब जिंक के बर्तन में रखेंगे दोस्तों तो बनेगा ZnSO4 और प्लस बनेगा Cu।
तो क्या होता है दोस्तों, जो कापर जो है Zn जो है कापर सल्फेट से कापर को दोस्तों विस्थापित कर देता है, क्योंकि Zn की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। और Zn की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण दोस्तों ये जो कापर सल्फेट से कापर को क्या करेगा दोस्तों, विस्थापित करेगा, और ये कापर जो है धातु पर जमा हो जाएगा, जिससे बर्तन क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको जो है ऐसा एक बर्तन में नहीं रखा जा सकता। इसका राइट आंसर दोस्तों नहीं। इसके बाद दोस्तों प्रबल अपचायक का एक उदाहरण देना। दोस्तों प्रबल अपचायक का एक उदाहरण देना, तो प्रबल अपचायक में दोस्तों आ जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नम वायुमंडल या रासायनिक अभिक्रमों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना। तो दोस्तों धातुओं को धीरे धीरे जो नष्ट होना कहलाता है वो आपको पता है संक्षारण कहलाता है, या जंग लगना कहते हैं दोस्तों। संक्षारण के कारण धातु क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं सातवें में क्या पूछा गया। सातवें पूछा किसी बिलियन चालकता तनुता के साथ घटती है, क्यों? किसी बिलियन की चालकता तनुता के साथ घटती है। तो दोस्तों बिलियन की चालकता तनुता के साथ घटती है क्योंकि बिलियन के प्रति इकाई आयतन में, बिलियन के प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। तो जब आयनों की संख्या में कमी होगी तो दोस्तों क्या होता था, चालकता जो है तनुता के साथ घट जाएगी। गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर क्या कहलाता है? तो गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है वो दोस्तों कहलाता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इसे दोस्तों ई से लिखा जाता है, इसको आप ध्यान रखें। नम वायुमंडल या रासायनिक अभिक्रमों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना। देखो बार बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि नम वायुमंडल में वायु में जब क्या हो, नम मतलब जल वाष्प हो, तो रासायनिक अभिक्रम द्वारा धातुओं को धीरे धीरे नष्ट होना। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है। संक्षारण क्या है? संक्षारण को बचाने के लिए दोस्तों धातुओं को पेंट कर देते हैं, धातुओं की सतह पर धातुओं पर ग्रीस या तेल लगा देते हैं, या धातु पर एक दूसरी धातु की जो है उस पर परत चढ़ा देते हैं। शीशा सिंचाई सेल की आवश्यक होने वाली क्रिया लिखिए। तो दोस्तों इसकी आवश्यक होने वाली क्रिया लिख लीजिए दोस्तों। इसकी आवश्यक क्रिया दोस्तों ये है, PbSO4 लेड सल्फेट है प्लस 2H2O जल है ये। आफ्टर रिएक्शन दोस्तों इसकी दो क्रिया होती हैं, आवेशित और अनावेशित, एक चार्जिंग वाली क्रिया और एक दोस्तों डिस्चार्जिंग क्रिया। तो इसकी क्रिया से दोस्तों PbO2 बनेगा लेड डाइऑक्साइड, प्लस बनेगा दोस्तों 4H आयन हाइड्रोजन आयन बनेंगे, प्लस SO4 के सल्फेट आयन बनेंगे 2, और प्लस दोस्तों Pb, ये लेड अलग हो जाए। तो दोस्तों ये है इसकी जो है आवेशित क्रिया, चार्जिंग वाली प्रोसेस। तो दोस्तों ये थे सभी दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब दोस्तों इसके बाद हम जो है आपके 2 नंबर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों आई होप यू दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी जो है दोस्तों इसका लाभ ले लें। तो दोस्तों आपसे एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए दोस्तों लगातार प्रश्न पत्रों की श्रृंखला लाते रहेंगे। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।